तो स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू के 12वें लेक्चर में। अभी तक 11 लेक्चर हो चुके हैं। आई होप कि आपको सारे लेक्चर क्लियर होंगे और उसके साथ साथ आप क्रेडिट सिस्टम का भी ध्यान रख रहे होंगे। सो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको कॉपी में मार्क करना है फ्रॉम 1 to 25। आई होप कि आप अपना स्कोर जो है हर वीडियो में कमेंट कर रहे हो और बता रहे हो कि कैसा चल रहा है आपका ये पूरा का पूरा रिविजन, और क्रेडिट सिस्टम का आप ध्यान रख रहे हो और उसको डेवलप कर रहे हो पूरा अच्छे से। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने इस लेक्चर का। बोला स्किन कैंसर इज जनरली कॉज्ड बाय द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। बिल्कुल ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर अलाउज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन टू एंटर द अर्थ फ्रॉम द सन। बिल्कुल गलत है। क्यों? अरे अल्ट्रा वायलेट तो उसको एब्जॉर्ब करती है, यूवी रेज को रोकती है। बोलो हाँ ना। ये तो बोल रहा है इंटर करने देती है, तो ये गलत बोल रहा। सो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, ऑप्शन हो गया सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका मतलब कि पता ही है आपको, इसलिए आगे बढ़ जाएगी एवरीबॉडी, है ना। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू फूड चेन और कॉजेज मेनी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। स्ट्रॉन्सियम भी होता है, सीजियम भी, आयोडीन भी, मतलब तीनों के तीनों, है ना। क्या होते हैं? एंटर कर जाते हैं फूड चेन में और हमें बहुत ही दिक्कत करते हैं। क्या क्या दिक्कत करते हैं समझो। स्ट्रॉन्सियम 90 जो है एक बोन सीकिंग आइसोटोप है, विच मीन्स दैट इट टेंड्स टू accumulates in the bone. This can lead to bone cancer और ल्यूकेमिया एक बीमारी है बोन के रिलेटेड, स्ट्रॉन्सियम 90 की वजह से होता है। दूसरा सीजियम 137 इज अ ब्लड सीकिंग आइसोटोप है, which means that it tend to accumulate in the blood. This can lead to leukemia और थायराइड प्रॉब्लम। इसकी वजह से सीजियम 137 की वजह से। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन 131 इज अ थायराइड सीकिंग आइसोटोप, which means that it tends to accumulate in the thyroid gland that can lead to thyroid cancer और other thyroid problem। तो ये हो गया बीमारी इन सब की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए कंटेन्स, क्या कंटेंट करता है चारों में से? अ नाइट्रोजिनस बेस, डीऑक्सीराइबोल शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन यही हो गया, हमारा आंसर मिल गया। आपको बस ध्यान में रखना है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए ये करता है। याद कीजिए, डीएनए में ये सारी चार चीजें आपको मिलती है, AGCT, है ना। तो ये क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस है। ठीक है, नाम क्या है इनका? एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन। द deoxyribonucleic sugar is a 5-carbon sugar that has a hydroxy group on second carbon. The phosphate group is molecule that has a phosphorus atom bonded to 4 oxygen atom। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वो देख सकते हो आप, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, ये देखो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे है ना, पेंटोज ग्रुप है और नाइट्रोजनस बेस है। ओके, तो चारों की सारी सारी चीजें होती है। ऑप्शन ए में था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रेंथ ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब हम कॉपी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए से आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, और इसका उल्टा हुआ तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट एवरीवन। एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको एचआईवी बोलते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर थ्रू, क्या होता है चारों में से? ईटिंग कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर। नहीं, एचआईवी उससे थोड़े ना होता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, बिल्कुल हो सकता है। इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर, नहीं। शेकिंग हैंड, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये जो एचआईवी है ना, वो एक एसटीडी भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। साथ में क्या है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट अगर होता है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है एवरीबॉडी। द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन एंड सॉरी माफ कीजिएगा, डिफरेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी बट इन कैंसर सेल। कैंसर सेल में क्या हो जाता है ये समझना है हमें चारों में से। देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो रेगुलर होता है कि उसको कंट्रोल करके रखता है किसको? सेल ग्रोथ को, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बिनिन एंड मेलिगेंट ट्यूमर। तो यही हो जाता है किसमें? कैंसर सेल में। क्या कि उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, और जो प्रॉपर मैकेनिज्म बना हुआ है ना सेल ग्रोथ को कंट्रोल करने का, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ऑप्शन यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी ऑब्वियस गलती होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट
प्लांट्स पोजेसेस, जो प्लांट को है ना इन्फेक्ट करते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, मोस्ट वायरसेस, तो वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। कैसे पता, बस मालूम है कि मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स पोजेसेस अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम। दिस मीन्स दैट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस इज मेड अप ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए न्यूक्लियोइड्स। अब आरएनए के बारे में पूरी की पूरी डिटेल है ना, आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो इसको, ठीक। ओके, कि नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस क्या होते हैं, बाकी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम, तो ये लाइट हमेशा डेंसर टू रियर चलना चाहिए, कहाँ। दो कंडीशन देखो होता है टीआईआर के लिए, एक तो डेंसर टू रियर जाना चाहिए, और दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो हमेशा थोड़ा सा ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जिसपे, चलो समझाई देता हूँ। ये लाइट जा रही है, क्रिटिकल एंगल वो होता है जब ये रेज जो है दूसरे मीडियम में ना जाने के बजाय पैरेलल टू वो हो जाए, क्या हो जाए, ये जो सरफेस है उसके पैरेलल हो जाए। और टीआईआर क्या होता है कि जैसे ही इससे थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, इसको हम टीआईआर बोलते हैं। इज दैट क्लियर, वेरी गुड। तो ये दो कंडीशन होना चाहिए। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा दोनों कंडीशन है। रेयर टू डेंसर, तो ये तो होगा नहीं, रेयर टू डेंसर होगा नहीं, डेंसर टू रेयर होगा, एंड इट अकर्स विद नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी। ऑब्वियस है, जो पहले इंटेंसिटी था लाइट का वही बाद में भी होता है, ऐसा नहीं है कि टीआईआर के बाद उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, जो कि ऑप्शन डी में बोला है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डी नहीं होगा। देख सकते हैं आप, बताई दिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे। एवरीबॉडी बोला लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सही बात है। दिस स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड इफ द मीडियम ऑफ ट्रेवल फॉर लाइट इज डिफरेंट हो, अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का हो, है ना। तो दिस स्टेटमेंट डज होल्ड इफ द मीडियम ऑफ लाइट, मतलब डज होल्ड बोल रहा है, मतलब होल्ड करे, उसके लिए क्या जरूरी है, वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं, वहां पे तो होल्ड नहीं कर पाएगा, मतलब अलग अलग स्पीड हो जाएगी लाइट की। मेड अप ऑफ स्लैब ऑफ डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल नहीं, उन सब में अलग अलग होगी। होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल। इन होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट नहीं, होमोजीनियस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें लाइट की स्पीड सेम होगी, क्यों, क्योंकि उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होगा। सारा कुछ मैं बता चुका हूँ एवरीबॉडी, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान दें, नॉट करेक्ट पूछा है, चारों स्टेटमेंट पढ़ते वन बाय वन। The response of the ear to sound of increasing intensity is approximately logarithm, ठीक है। The sensitivity of the human ear does not vary with the frequency of sound, बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, उसके हिसाब से वो चेंज होता है ना। अगला, when two or more waves traverse the same medium, the displacement of any element of the medium is the algebraic sum of the displacement due to each wave, बिल्कुल सही है, इसी को हम इंटरफेरेंस भी बोलते हैं, अभी ऊपर देखा। अगला, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बिल्कुल। हमने देखा कि साउंड वेव जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में फ्लो कर सकती है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है। सारा कुछ समझा दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे एवरीबॉडी, ठीक। टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कब, जब उनके बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर ना हो, है ना। तो देख लो ऑप्शन में कौन सा है, देयर कैन बी हीट फ्लो, नहीं, देयर कैन बी हीट फ्लो, बिल्कुल। देम इफ दे आर ए डिफरेंट टेम्परेचर, नहीं, सेम टेम्परेचर पे और दो कोई भी हीट फ्लो ना हो तभी इक्विलिब्रियम बोलेंगे, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे, बिल्कुल, तो बोल रहा है कि करेक्ट है। डज नॉट डिपेंड ऑन दैट, लेकिन डिपेंड करता है, डज नॉट नहीं, डिपेंड करता है, इसलिए पहला गलत। इस मैक्सिमम इन गैसेस, नहीं, मैक्सिमम सॉलिड में होता है, हमें मालूम है, मैक्सिमम सॉलिड में होता है, बिल्कुल, मैक्सिमम सॉलिड में, दो ऑप्शन आ गया, तो बाद में क्या बोला, मिनिमम इन लिक्विड, नहीं, मिनिमम इन गैस, बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। याद कीजिए, सॉलिड में लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड होता है, लिक्विड की बात करें तो करीब 1200 से 1500, है ना, किसी किसी में 2000-2700 ऐसे भी होता है, ठीक है, तो वेरी करता है एवरीबॉडी, एक अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं 1500 मीटर पर सेकेंड। लेकिन गैस की बात करें तो 330 से 340 मीटर पर सेकेंड होता है, तो आपने देखा सॉलिड में सबसे ज्यादा, गैस में सबसे कम, तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। देखो, मैं जब जिसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा, इसलिए मैं पूरा उसके एक्सप्लेनेशन में नहीं रुक रहा, ओके। आप चाहो तो पॉज करके वीडियो को उसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान दें, नॉट करेक्ट पूछा है। साउंड वेव्स इन गैसेस आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, सही बात है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, अभी ऊपर देखा। साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव, बिल्कुल गलत, क्यों, क्योंकि बिलो 20 या नहीं, अबव 20,
20 से ज्यादा को हम अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, सेकंड वाला नॉट करेक्ट हो गया। अच्छा, बाकी तीसरा चौथा तो करेक्ट है, तो पढ़ लेते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। बोलो हाँ ना, वेरी गुड। तो सी ऑप्शन है, साउंड वेव्स हैविंग हायर एम्पलीट्यूड आर लाउडर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा लाउड। साउंड वेव विथ हाई ऑडिबल फ्रीक्वेंसी आर शार्प। बिल्कुल, तो इसलिए हमने देखा वुमेन का फ्रीक्वेंसी हाई होता है तो इसलिए उनकी आवाज शार्प होती है। वहीं पे मेन की बात करें तो उनकी आवाज थोड़ी मोटी होती है। क्यों? क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी कम होता है। ओके, सारा कुछ देख लिया, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे एवरीबॉडी। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव देख सकते हो कि दे हैव स्मॉलर वेवलेंथ, एज अ रिजल्ट देयर पेनिट्रेशन पावर इज हाई, दे कांट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, they undergo reflection, refraction or absorption, they can be transmitted over a large distance without much loss of energy, कौन? अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट पाउडर। देखो, डोलोमाइट पाउडर एक्चुअल में ना मैग्नीशियम और कैल्शियम का बना होता है। एक अप्लाइड इन सम एग्रीकल्चर लैंड, द पर्पज ऑफ अप्लाइंग इज। देखो, ये सब के सब एग्रीकल्चर लैंड में इसलिए मिलाते हैं कि जो उनका पीएच है ना उसको बढ़ा सके मतलब उनको बेसिक बना सके। एसिडिक नहीं, एसिडिक का मतलब कि पीएच घटाना हो गया, पीएच बढ़ाना मतलब उनको बेसिक बना सके। जब एसिडिटी बढ़ जाती है किसमें, खेतों में, तो हम डोलोमाइट यूज करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने कि जब एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाता है खेतों में की मिट्टी का तो हम डोलोमाइट यूज करते हैं। तो इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉइल, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं डोलोमाइट क्या है। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जिसको किसके लिए यूज करते हैं? पीएच को बढ़ाने के लिए। ठीक, रेज द पीएच ऑफ द सॉइल मेकिंग अ लेस एसिडिक और मोर एल्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट के बारे में कुछ और चीज, मोर न्यूट्रिएंट्स देन स्ट्रेट लाइन। और डोलोमाइट एक फिलर्स इन डिटर्जेंट, स्टील पेंट्स और सिरेमिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। डोलोमाइट इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ हर्बिसाइड्स और देयर अटैचमेंट टू द सॉइल पार्टिकल और improves the chemical, biological और physical condition of the soil. Correct toxic level of the aluminum और मैग्नीज इन एसिडिक सॉइल्स। वाह वाह वाह, तो ये सारे के सारे काम करता है। लिक्विड और गैस की बात करें तो नेवर शो, क्या नहीं शो करते? तो ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करते एवरीबॉडी। क्यों? क्योंकि जनरली ये प्रॉपर्टी शो करने वाले सॉलिड होते हैं और वो तीन होते हैं। कौन? आयरन, मतलब कि Fe, निकिल और कोबाल्ट। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? आयरन, निकिल, कोबाल्ट। और वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो इसलिए लिक्विड और गैस जो है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। इसका आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी गामा डीके ऑफ न्यूक्लियस। देखो, गामा जो है ना एक टाइप ऑफ एनर्जी है, तो गामा डीके ऑफ न्यूक्लियस में कुछ भी चेंज नहीं होता है, जस्ट एनर्जी जो है बैलेंस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स कोई अनस्टेबल है ना कंपाउंड है, तो इसने क्या किया, गामा रेज रिलीज किया तो ये स्टेबल बन जाता है। ठीक है, हमें मालूम है कि ज्यादा एनर्जी किसी को सस्टेन नहीं करती, तो बैलेंस होने के लिए जरूरी है कि एक जो एनर्जी है वो लिमिटेड हो, है कि नहीं? तो कोई भी अनस्टेबल कंपाउंड जब एनर्जी रिलीज करता है, मतलब गामा रेज रिलीज करता है, तब वो स्टेबल बनता है। तो देखो क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं। उसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, ना तो एटॉमिक मास में। तो अब देख लो, द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस चेंजेस, बिल्कुल गलत। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट चेंजेस वेदर द एटॉमिक नंबर चेंजेस, ये भी गलत। कुछ भी चेंज नहीं होता। ऑप्शन सी देखो, बोथ द मास नंबर एंड चेंजेस, चेंज नहीं, कुछ भी नहीं होता। नाइदर द मास नंबर नॉट द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस चेंजेस। ठीक, बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी। अच्छा, इसमें देखो कई टाइप के डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके। बीटा में भी दो, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, दोनों को देखेंगे, ध्यान समझो। अल्फा डीके में क्या होता है, जैसे कोई एक्स कंपाउंड है, अगर उसमें से अल्फा डीके हुआ, मतलब अल्फा पार्टिकल निकला, तो इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है। कितने की? 2 की। तो A-2 हो जाएगा। एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाती है, मतलब एक हीलियम एटम निकल जाता है एवरीबॉडी। तो ऐसा हो जाता है अल्फा डीके में। बीटा डीके की बात करें तो दो टाइप का है, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव की बात करें तो न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, जिसको बीटा पार्टिकल कहते हैं, एंड एन एंटी न्यूट्रिनो आर इमिटेड। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा, दिस लीड टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस व्हाइल द मास नंबर रिमेन अनचेंज। अब इसको ध्यान में रखना, यहाँ से अगर एक बीटा नेगेटिव, क्या बीटा नेगेटिव निकल रहा, तो इसका एटॉमिक नंबर, मान लो अगर पहले ए था और एटॉमिक मास बी था, तो एटॉमिक नंबर में एक की मतलब बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब बढ़ जाता है, +1 हो जाता है। देखो कि इंक्रीजेज इन द एटॉमिक नंबर, है ना।
तो एटॉमिक नंबर में +1 हो जाता है, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं रहता। तो नेगेटिव में प्लस और पॉजिटिव में, मतलब बीटा अगर पॉजिटिव निकला है एवरीबॉडी, तो पॉजिटिव में क्या होता है, एटॉमिक मास में, एटॉमिक नंबर में एक की कमी हो जाती है और मास सेम ही रहता है। ध्यान में रहेगा क्या, पॉजिटिव में नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव में +1 और पॉजिटिव में -1। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट। ये देखो, डिक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस व्हाइल द मास नंबर रिमेन कांस्टेंट। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर। क्लास 9 का है अगर आप ICSE से हो तो, और क्लास 12 का है अगर आप CBSE से हो तो, कॉन्सेप्ट फिजिक्स में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ टॉप बिकॉज, क्यों। 4 स्टेटमेंट, वाटर हेल्प्स अराउंड द रूफ टॉप टू एब्जॉर्ब द हीट इंस्टेंटली, नहीं। वाटर हैज लोअर स्पेसिफिक हीट, नहीं, ज्यादा होता है उसका हायर स्पेसिफिक हीट। वाटर इज इजिली अवेलेबल, नहीं। वाटर हैज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिल्कुल। देखो एवरीबॉडी, क्या होता है, जब दिन में बहुत ही गर्मी पड़ी, रात को छत पे हम क्या करते हैं, पानी जो है डाल देते हैं। पानी डालने से होता क्या है, आप समझो ध्यान से। हम जानते हैं कि पानी का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ज्यादा है ना। तो जब उस पर पानी स्प्रिंकल कर देते हैं तो ये पानी क्या करता है, आसपास से या फिर उस छत पे जितनी भी हीट रहती है आसपास से सारी हीट कलेक्ट करती है इवेपराइज होने के लिए। तो सारी की सारी हीट जो है इवेपरेशन में हो जाता है, जिससे वो कूलिंग इफेक्ट देता है। क्या, छत जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। दैट्स वाई हम पानी स्प्रिंकल करते हैं किस पे, रूफटॉप पे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से हो गया होगा क्लियर। ठीक है, वही चीज है एक्सप्लेनेशन में, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट, द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट शुड बी मेड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल सही बात है। द प्लास्टिक यूज देयर इज द फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक विच इज, अब मैन मेड प्लास्टिक कौन सा है ना, चारों में से। और प्लस हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर किसका बनता है, बेकेलाइट का बनता है। एवरीबॉडी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बेकेलाइट विच इज फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक, फर्स्ट मैन मेड, ध्यान है, फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक, इट इज मेड फ्रॉम फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। The reason for using bakelite is to make the handle a non-conductor of heat. Bakelite is an excellent insulator material और withstand high temperature, ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, रेजिस्टेंस है, तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, बोलो हाँ ना। तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं किसको, बेकेलाइट। नेक्स्ट, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस, खतरनाक गैस है ना, जिसकी वजह से भोपाल में ट्रेजेडी हुई थी, बोलो हाँ ना, कितने सारे लोग मरे थे। विच वॉज इन्वॉल्व इन द डिजास्टर इन भोपाल दिसंबर 1984, बिल्कुल सही बात है, अभी डिस्कस किया। वाज यूज्ड इन द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, किसके लिए, तो वो एक्चुअल में एवरीबॉडी पेस्टिसाइड बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे हम मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का। ओके, तो आप देख सकते हो मेथिल आइसोसाइनाइड गैस एक कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस है जो कि यूज किया जाता है पेस्टिसाइड के प्रोडक्शन में, और आर वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू कंट्रोल पेस्ट और प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम डैमेजेस। It is highly reactive gas and can react with water to form hydrochloric acid and other harmful bioproducts. The Union Carbide factory in Bhopal, India was producing the pesticide Sevin नाम था जिसका, क्या नाम था, also known as Carbaryl, which contains methyl isocyanide gas. अब आगे पता ही है कितने लोगों को मार दिया था, किलिंग ने एस्टिमेटेड 15,000 लोग और 5 लाख लोगों को इंजर्ड किया था। किसने, इस पर्टिकुलर, ये तो ऑफिशियल डेटा है, समझ लो, अनऑफिशियल तो कितना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अभी मैंने डिस्कस किया ऊपर, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होता क्या है। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल चेंज। मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन क्या है, फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि इसको मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ केन शुगर क्या है, वाटर, अलग अलग कर सकते हैं बाद में, इसलिए फिजिकल चेंज। प्रिपरेशन ऑफ आइस क्यूब फ्रॉम वाटर, ये भी क्या हो गया, फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि बाद में इसको अलग किया जा सकता है। तो हमसे केमिकल पूछा था, पहला ऑप्शन हो गया बर्निंग ऑफ पेपर इज केमिकल चेंज। ठीक, आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। एसिड रेन रिएक्ट विद बिल्डिंग मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, बिल्कुल सही बात है, बट इसलिए ताजमहल का कलर जो है चेंज हो रहा है ना। बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कोल कैन कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, सल्फर, बिल्कुल, क्योंकि एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ही वो रोल होता है ना। यूट्रोफिकेशन इज इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल पोल्यूशन, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि क्या होता है, देखो, जब किसी पॉन्ड, तालाब, नदी, रिवर में है ना बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं तो वहां पे एल्गी ब्लूम हो जाता है। एल्गी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है ना ग्रो कर जाता है, जो उस पर्टिकुलर तालाब पॉन्ड का ऑक्सीजन ले लेता है ना। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहां पे, ना कि वो पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, इसलिए तीसरा नहीं हो पाएगा, पहला और दूसरा होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पूरा डिटेल में देख लिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक।
ये देख लेते हैं, कॉजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन, रन ऑफ फ्रॉम, ये बता ही दिया मैंने, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, बिल्कुल नॉट करेक्ट पूछा है। हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट एलिमेंट है, एकदम सही बात है। हाइड्रोजन हैज नो आइसोटोप, बिल्कुल गलत। अरे 1h1 1h2 1h3 हाइड्रोनियम ड्यूटेरियम ट्राइटिरियम, ये तो हम पढ़ते ही है ना, बोलो है ना। तो इसलिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है और ये बोला नो आइसोटोप, ये गलत हो गया, गलत ही हमसे पूछा था। चौथा भी देखते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आपको लग रहा होगा नहीं नहीं सर डी वाला गलत होना चाहिए था। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं और वाटर तो एक्सप्लोसिव नहीं है, नहीं है रेवड़ी, केवल वाटर नहीं बनाते हो, H2O2 भी बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक्सप्लोसिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आते हैं एवरीबॉडी, आगे आते हैं, ठीक है। अच्छा, D2O पता है सबको, ड्यूटीरियम, मैंने बताया कि वो क्या होता है, D2O, इसी को हैवी हाइड्रोजन या हैवी वाटर भी बोलते हैं। D2O को क्या बोलते हैं, हैवी वाटर, और D क्या है, ड्यूटीरियम, जो 1H2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान दीजिएगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम मास नंबर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम मास नंबर, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का कितना होता है, 18 40 होता है, और इसको रहने देते हैं, इसका देख लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ 7N14 होता है और 6O14 भी होता है। तो देखो दोनों का क्या एटॉमिक मास सेम है बट अलग अलग एलिमेंट है ना, तो इसलिए बोला अलग अलग एलिमेंट, तो पहला करेक्ट। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में हैव डिफरेंट मास नंबर, बिल्कुल 1H1 1H2 1H3 ये सब के सब। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल देखो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। C कार्बन 12, C कार्बन 13, C कार्बन 6 कार्बन 14 है ना, इसमें भी देखो सबका एटॉमिक नंबर जो है सेम है, एटॉमिक मास अलग अलग है। चौथा बोल रहा है कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नहीं, यहाँ पे देखो कितना है, 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैसे पता चलता है, टोटल मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन हटा देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाता है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, मतलब ये ऑप्शन डी गलत हो गया। आई होप कि बहुत अच्छे से एनालाइज किया है आपने, तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला सिंथेटिक रबर हैज रिप्लेस नेचुरल रबर फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। देखो सिंथेटिक रबर ऑब्वियस है, हम जिस कलर का चाहे उस कलर का बना सकते हैं, ड्यूरेबल होता है, स्ट्रेंथ इसकी होती है, समझ लो, इजिली अवेलेबल होता है, तो इस वजह से सिंथेटिक रबर जो है रिप्लेस कर दिया नेचुरल रबर को, तो हो जाएगा नेचुरल रबर इज अनेबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द डिफरेंट इंडस्ट्री। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो कि नेचुरल रबर प्रोडक्शन इज अनेबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री। शेप ऑफ रबर से बनाया जाता है क्या, नेचुरल रबर। और हम बात करें कि सिंथेटिक का तो पता ही है कहाँ से हम बनाते हैं, ह्यूमन मेड मैन मेड प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से बनाते हैं, वर्सटाइल मटेरियल है, मोर ड्यूरेबल है, लेस ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन फ्रॉम सनलाइट और हीट है, इसलिए इसको यूज करते हैं। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं नेचुरल रबर के बारे में। इलास्टोमर और इलास्टिक हाइड्रोकार्बन पॉलीमर से बनाया जाता है। मोनोमर इज नेचुरल रबर क्या होता है, आइसोप्रीन, क्या क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, आराम से पढ़ लेना। वल्कनाइजेशन, हाँ ये ध्यान में रखना, वल्कनाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो यूज किया जाता है प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रबर को एनहेंस करने के लिए बाय एडिंग सल्फर और अदर क्यूरेटिव्स। थाईलैंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये तो बात की बात है, और फॉलोड बाय इंडोनेशिया, है ना। ये कब का डेट है, कौन सा क्वेश्चन था, कब का, 2016 का, तो अभी इसको चेक कर लेना। तो इसलिए मैं नहीं बता रहा था क्योंकि अगर आउटडेटेड है ना, तो कोई मतलब नहीं, फिर भी देख लेना एक बार कि अभी तक वही है या फिर कोई और हो गया। Which one of the following gas is released mostly from landfill in urban area? लैंडफिल से हमें पता है मेथेन गैस निकलती है सबसे ज्यादा, इसलिए मेथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो एक्सप्लोजन भी होता है कि नहीं, सब पढ़ के रखा है। सो एवरीबॉडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपके लिए, आज के लिए है कि अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहोगे कि नहीं नहीं हमारे साथ कुछ अच्छा होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज तब तक बैठे रहेंगे, नहीं, उनको आप क्रिएट करते हो। कैसे? अपने हार्ड वर्क से, अपने डेडिकेशन से, अपने परजीवरेंस से। तो ऐसा कभी भी मत सोचो कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, दरवाजे पे खटखटाएगी, है ना, नहीं, आप क्रिएट करते हो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को। ओके, सो इन्हीं शब्दों के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं। होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा हो, कहीं पे कोई भी डाउट ना रहा हो, अगर रहा भी होगा तो आपने अभी तक पूछ लिया होगा, नहीं पूछा पूछो तुरंत, ठीक है। चलो, तो अच्छे से पढ़ते रहो, आप आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय।